lecture 6th of CPC 1908 में all of you are very very welcome, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट फर्स्ट CPC का, जो कि है सूट्स इन जनरल, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस्ट जुडिकेटा के बारे में। स्टार्ट होता है सेक्शन 9 से और चलता है टिल सेक्शन 35B। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी सेक्शन 8 तक कवर कर चुके हैं। सेक्शन 7-8 में स्मॉल कॉजेस कोर्ट के बारे में हमने देखा था, और सेक्शन 1 to 6 जिसमें पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन की बात की गई है। सारे सेक्शंस जो है 1 to 8 हमने कवर कर लिए हैं, इंक्लूडिंग ऑल द डेफिनेशंस प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन 2 ऑफ CPC 1908। इफ यू हैव नॉट yet covered those sections, then I would first recommend you to go there. Link is given in the description. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर 6 से, जिसमें हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे सूट्स इन जनरल, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस्ट जुडिकेटा के बारे में। रेस्ट जुडिकेटा का जो टॉपिक है काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी हम थोड़ा अच्छे से ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन 9, दैट इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पार्ट फर्स्ट। तो सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है दैट कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स, ठीक है, अनलेस बार कोर्ट जो है सिविल नेचर के जितने भी सूट्स होते हैं, ठीक है, सिविल नेचर के जितने भी सूट्स होंगे उनका ट्रायल करेगी, ये कह रहा है सेक्शन 9। लेकिन अगर कोई ऐसा सूट है जिसकी जो कॉग्निजेंस यानी कि संज्ञान जो है वो एक्सप्रेसली यानी कि रिटन फॉर्म में या फिर इम्प्लाइडली थ्रू कंडक्ट थ्रू जेस्चर्स जो है बार की गई है, ठीक है, बार्ड है, तो उन सूट्स को छोड़कर बाकी जितने भी सिविल नेचर के सूट्स हैं उनका ट्रायल जो है वो कोर्ट करेगी, ये कह रहा है सेक्शन 9 का क्लॉज 1, ठीक है। तो क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग क्या चीज़ है कि भाई जितने भी सिविल नेचर के सूट्स हैं, ऐसे सूट्स को छोड़ के जिनकी कॉग्निजेंस चाहे एक्सप्रेसली या एम्प्लाइडली कोर्ट द्वारा बार्ड है, उन्हें छोड़कर बाकी सारे सिविल नेचर के सूट्स का ट्रायल जो है कोर्ट द्वारा किया ही जाएगा, ठीक है, ये कह रहा है सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शन 9 का जो हमने जनरल प्रोविजन है वो तो समझ लिया कि सेक्शन 9 का जनरल प्रोविजन तो ये कह रहा है कि भाई कोर्ट्स जो है सिविल नेचर के सारे सूट्स का ट्रायल करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट जिनकी कॉग्निजेंस बार्ड हो। अब सेक्शन 9 में जनरल प्रोविजन के अलावा भी हमें जो है 2 एक्सप्लेनेशंस गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है? 2 एक्सप्लेनेशंस गिवन है, यानी कि 2 स्पष्टीकरण गिवन है। पहला स्पष्टीकरण क्या कह रहा है? पहला स्पष्टीकरण कह रहा है कि आपका जो राइट टू ऑफिस होता है और राइट टू प्रॉपर्टी होता है, जब हम राइट टू ऑफिस की या राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम इन्हें क्या मानेंगे? क्या हम इन्हें भी सिविल नेचर का सूट ही कंसिडर करेंगे? तो राइट टू ऑफिस और राइट टू प्रॉपर्टी के मैटर्स को भी हम सिविल नेचर का ही कंसिडर करेंगे, ये कह रहा है एक्सप्लेनेशन 1। लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस में किन्हें राइट टू ऑफिस और राइट टू प्रॉपर्टी को भी सिविल नेचर का कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो सर्टेन कंडीशंस कौन सी है? कब हम इन राइट्स को जो है सिविल नेचर का नहीं मानेंगे? तो कब नहीं मानेंगे? जब ये जो राइट्स है ये अराइज हो रहे हैं किसी सिविल राइट्स से, ठीक है। इन राइट्स का जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो किसी रिलीजियस राइट से अराइज हो रहा है, या फिर रिलीजियस सेरेमनी पर बेस्ड है रिलीजियस राइट टू ऑफिस और राइट टू प्रॉपर्टी। तो जब रिलीजियस मैटर्स, रिलीजन बेसिकली जब राइट टू ऑफिस और प्रॉपर्टी में आ रहा है तो अब वो सिविल नेचर का सूट नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 9 का एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है दैट अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ अ सिविल नेचर, ठीक है, सिविल नेचर का ही सूट होगा ऐसा सूट जिसमें राइट टू ऑफिस या प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट सच राइट मे डिपेंड एंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने थोड़ा गलत बता दिया। ये राइट टू प्रॉपर्टी और ऑफिस जो है ये सिविल नेचर के सूट्स रहेंगे, इवन इफ ये जो राइट्स हैं ये रिलीजियस राइट्स या सेरेमनी से राइज हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो भी मैंने पिछली बार बोला था वो थोड़ा गलत बोल दिया कि सिविल नेचर के राइट्स नहीं माने जाएंगे अगर रिलीजियस राइट्स या सेरेमनी से राइज हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये रिलीजियस राइट्स या सेरेमनी से भी अराइज हो रहे हैं तो भी ये सिविल नेचर के ही राइट्स माने जाएंगे। माफ़ी, हमने थोड़ा गलत बता दिया, बट हाँ एक्सप्लेनेशन यही कह रहा है, देखो वापस से समझ लो। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि अगर कोई राइट टू ऑफिस, ठीक है, क्या राइट टू ऑफिस है या राइट टू प्रॉपर्टी है, तो इसे भी हम सिविल नेचर का ही मानेंगे। अगर ये राइट्स जो हैं रिलीजियस राइट्स से भी आ रहे हैं, रिलीजियस सेरेमनी से भी आ रही है, तो भी हम इसे जो है सिविल नेचर का ही जो है मैटर मानेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इमटेरियलिटी के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि भाई ये चीज़ इमटेरियल है, इसमें कोई फीस अटैच्ड है या नहीं। एक्सप्लेनेशन 1 में हम ये जो ऑफिस की बात कर रहे हैं ना, ये किसी पर्टिकुलर प्लेस से अटैच्ड है या नहीं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन 1
कि राइट टू ऑफिस और प्रॉपर्टी भी सिविल नेचर के हैं, भले ही इनका जो ये जो राइट्स हैं ये रिलीजियस राइट्स या सेरेमनी से अराइज हो। एक्सप्लेनेशन 2, फीस अटैच्ड है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, इमटेरियल है। ऑफिस जिसकी हम एक्सप्लेनेशन 1 में बात कर रहे हैं राइट टू ऑफिस की, वो किसी पर्टिकुलर प्लेस से अटैच्ड है नहीं है, अगेन इमटेरियल चीज़ है। तो ये है सेक्शन 9 की 2 एक्सप्लेनेशंस और सेक्शन 9 का जनरल प्रोविजन कि भाई कोर्ट्स जो है वो सिविल नेचर के सभी सूट्स का ट्रायल करेगी जिनकी कॉग्निजेंस बार्ड हैं उनके सिवाय, और दोनों एक्सप्लेनेशन भी हमने समझ ली, ठीक है। फिर हम आते हैं सेक्शन 10 पे। अभी सेक्शन 10 पे आने से पहले हम लोग सेक्शन 9 का एक केस देख लेंगे। तो सेक्शन 9 का एक केस जिसका हम रिस्पेक्ट भी देखेंगे, दैट इज श्रवण कुमार वर्सेस निर्मला माझी AIR 2013, ठीक है, 2013 का ये केस है। अब इस सेक्शन 9 के इस केस में क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ थे, ठीक है, जो प्लेंटिफ था उसने डिफेंडेंट पे क्या करा, एक इंजंक्शन लगवाने की बात करी, ठीक है। कोर्ट से कहा कि भाई इस पर एक इंजंक्शन लगवा दो। क्या इंजंक्शन लगवा दो, ठीक है, इंजंक्शन फाइल करा बेसिकली उसने, और इंजंक्शन के लिए सूट फाइल करा। इंजंक्शन क्या फाइल करा, इंजंक्शन के लिए सूट फाइल करते हुए उसने कहा कि इसके ऊपर इंजंक्शन लगा दो टू दैट शी कैन नॉट मैरी एनीवन एल्स अदर देन हिमसेल्फ, ठीक है, प्लेंटिफ के अलावा वो जो है किसी से भी शादी नहीं कर सकते। ऐसा सूट लेकर आया इंजंक्शन का, कौन, प्लेंटिफ। तो अब क्या ये सिविल नेचर का सूट है, बिल्कुल है, सिविल नेचर का सूट है, पर क्या कोर्ट के पास में ऐसा जुरिस्डिक्शन है? तो द आंसर टू दिस इज कि भाई नहीं, ये जो सूट लाया गया था प्लेंटिफ द्वारा इंजंक्शन के लिए, ये सूट कैसा था, ये था अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, सूट कैसा था, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट था। तो पब्लिक पॉलिसी के, इस सूट के पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होने के कारण ये सूट जो है ये क्या हुआ, वॉइड, ठीक है, सिविल कोर्ट के पास में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं रहा, ये सूट क्या हो गया, वॉइड हो गया, ठीक है। तो ऐसे सूट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं वो वॉइड रहेंगे, सिविल कोर्ट के पास में उन्हें डील करने का, उनका ट्रायल करने का, प्रोसीडिंग करने का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि भाई आप ऐसे ऐसे सूट्स ला रहे हो जो पब्लिक पॉलिसी के ही अगेंस्ट है, तो वो तो हम कंसिडर नहीं करेंगे सेक्शन 9 के अंदर। हाँ, हमने कहा है कि सिविल नेचर के सारे सूट्स का जो है ट्रायल कोर्ट करेगी, पर हमने ये नहीं कहा कि भाई पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी जितने भी सिविल नेचर के सूट्स हैं सब ले आओ, सबका ट्रायल कर लेंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो सेक्शन 9 के अंदर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट आप जो भी सूट ला रहे हो उनका ट्रायल वगैरह पॉसिबल इंक्लूडेड नहीं है। सिविल नेचर के सूट्स का ट्रायल होगा, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट सूट का ट्रायल नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि अब ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट था, तो इस सूट को जो है वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। सेक्शन 9 के बाद में हमारे पास में आता है सेक्शन 10। ओके, सेक्शन 9 के बाद में हम लोग बात करते हैं सेक्शन 10 की, जिसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, स्टे ऑफ सूट्स, ठीक है। सेक्शन 10 क्या कहता है, स्टे ऑफ सूट्स, यानी कि वाद का रोक दिया जाना है, फिर वादों का रोक दिया जाना, ठीक है, वाद का रोक दिया जाना। अब सेक्शन 10 जो है, यानी कि वाद का रोक दिया जाना, वाद का सूट जो है उसके ऊपर स्टे लग जाएगा, ठीक है। टाइटल के अंडरस्टैंडिंग को अगर हम ले तो टाइटल यही तो कह रहा है कि कब सूट जो है उस पर स्टे लग जाएगा। और सेक्शन 10 जो है, अब ये आप लोगों का वर्क है, ठीक है, कि ये बेस्ड है लेटिन मैक्सिम दैट इज रेस सब जुडिस। अब इस लेटिन मैक्सिम यानी रेस सब जुडिस का क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब है इस लेटिन मैक्सिम का, वो ढूंढना आपका क्या काम है। पर हमें ये याद रखना है कि सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में भी रेस जुडिकेटा, तो उसका तो नाम ही है पूर्वी न्याय, ठीक है। तो सेक्शन 11 रेस सब जुडिकेटा और सेक्शन 10 को हम कहते हैं रेस सब जुडिस। इस लेटिन पर जो हमारा सेक्शन 10 है ये बेस्ड है, ठीक है। तो सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट्स के बारे में अगर हम समझें तो सेक्शन 10 का कहना है कि भाई देखो, कोई भी सूट है, ठीक है, अब वो सूट जो है आपने प्रीवियस किसी कोर्ट में भी इंस्टीट्यूट किया था, फर्दर आप एक और सेम सूट दूसरी कोर्ट में भी ले रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई सूट जो किसी प्रीवियस कोर्ट में पेंडिंग है, सेम टाइटल है उस सूट का, सेम पार्टीज है उस सूट की, यानी कि प्लेंटिफ भी सेम है, डिफेंडेंट भी सेम है, रिलीफ जो आप क्लेम कर रहे हैं वो सेम है, दोनों कोर्ट्स जो प्रीवियस कोर्ट है, ठीक है, पेंडिंग जो सूट पड़ा है प्रीवियस कोर्ट में उसके पास में जुरिस्डिक्शन है टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम्ड, रिलीफ आप लोग जो क्लेम कर रहे हैं वो सेम है, ठीक है। और इवन इफ वो बियॉन्ड इंडिया किसी कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, अब या तो किसी इंडिया के अंदर की कोर्ट में पेंडिंग हो या फिर बियॉन्ड इंडिया किसी ऐसी कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए जो कि स्टेब्लिश्ड है या फिर कंटिन्यूड है बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन केस एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि अगर ऐसा सूट जो है वो किसी फॉरेन कोर्ट में स्टेब्लिश्ड है, ठीक है, सॉरी फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है, यानी कि
फॉरेन कोर्ट मतलब जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना स्टैब्लिश किया है ना कंटिन्यू किया है, भले ही वो इंडिया के बाहर हो, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टैब्लिश और कंटिन्यूड है तो हम उसे फॉरेन कोर्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी कोर्ट द्वारा स्टैब्लिश और कंटिन्यूड है तो वो हो गया पेंडिंग सूट, यानी कि उसका ट्रायल इंडिया में कोई दूसरा कोर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी उस कोर्ट में पेंडिंग है। पर अगर वो किसी फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है, यानी कि इंडिया के बाहर है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस कोर्ट को स्टैब्लिश करा है ना कंटिन्यू कर रही हो, तो फिर इंडिया के अंदर उस पेंडिंग सूट का भी ट्रायल हम कर सकते हैं, ठीक है। एक बार लैंग्वेज अगर हम डेफिनेशन की पढ़े सेक्शन 10 की, तो सेक्शन 10 की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू, ठीक है। कोई भी कोर्ट जो है किसी भी सूट का ट्रायल नहीं करेगी जिसमें जो मैटर इन इशू है, ठीक है, जो मैटर है आपका इशू जो है वो सेम है, ठीक है, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। प्रीवियसली आपने जो सूट इंस्टीट्यूट किया था, प्रेजेंट में आपने जो सूट इंस्टीट्यूट किया है, दोनों में इशू क्या है, सेम है। किसके बीच में है, बिटवीन द सेम पार्टीज है, या फिर बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, ठीक है, टाइटल भी क्या है सूट का, सेम है। जो वेयर सच सूट इज पेंडिंग इन द सेम, ठीक है, या तो सेम कोर्ट में पेंडिंग हो कि भाई इसी कोर्ट में आपने सूट लाया था पिछले बार, इसी में आप नया सूट ला रहे हो, या फिर इंडिया के अंदर ही किसी दूसरी कोर्ट में पेंडिंग हो जिसके पास में, उस कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन भी हो टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम्ड, ठीक है, या फिर इंडिया के बियॉन्ड किसी ऐसी कोर्ट में स्टैब्लिश्ड हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करी है या फिर कंटिन्यू किया है, या फिर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग हो। तो ऐसे किसी भी सूट का ट्रायल जो कि ऑलरेडी इंडिया में या इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू स्टैब्लिश्ड या कंट्रोल्ड किसी बियॉन्ड इंडिया स्टैब्लिश्ड कोर्ट में पेंडिंग है, उसका ट्रायल, या फिर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है सेम सूट, उसका ट्रायल इंडिया के अंदर चल रही कोई भी दूसरी कोर्ट नहीं करेगी, ठीक है, जो कि भले ही इंडिया के थ्रू स्टैब्लिश्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू स्टैब्लिश्ड बट बियॉन्ड इंडिया स्टैब्लिश्ड है, उस कोर्ट में वो सूट पेंडिंग है, इंडिया की सेम कोर्ट में आप दोबारा वही सूट ला रहे हो या किसी और कोर्ट में ला रहे हो, उस दोबारा लाए गए सूट का ट्रायल जो है कोर्ट द्वारा नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर क्या लग जाएगा, सेक्शन 10 के कारण स्टे लग जाएगा, ठीक है, यही कह रहा है सेक्शन 10, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशंस आ गई, एक बार कंडीशंस देख लेते हैं हम लोग सेक्शन 10 की। तो ये सारी क्या है सेक्शन 10 की कंडीशंस है, क्या क्या, कि भाई वो जो सूट है वो पेंडिंग होना चाहिए इधर इन द सेम कोर्ट इन इंडिया और इन एनी अदर कोर्ट इन इंडिया, या फिर ऐसी कोर्ट में जो कि है तो बियॉन्ड इंडिया बट स्टैब्लिश्ड है और कंट्रोल्ड है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, स्टैब्लिश्ड है और कंटिन्यूड है बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिया की सेम कोर्ट में पेंडिंग सूट है, किसी दूसरी कोर्ट में है इंडिया की ही पर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड या स्टैब्लिश्ड बियॉन्ड इंडिया किसी कोर्ट में अगर वो सूट पेंडिंग है, पहली चीज़, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, पेंडिंग सूट में और जो आप सूट लाए हैं दोनों में मैटर इन इशू क्या है, सेम है, ठीक है, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम है, पार्टीज सेम होनी चाहिए, टाइटल सेम टाइटल में आप लोग जो है लिटिगेट कर रहे हो, और जो प्रीवियस कोर्ट है उसके पास में जुरिस्डिक्शन हो टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम्ड, ठीक है, जिस कोर्ट में वो सूट पेंडिंग पड़ा है पहले से उसके पास में जुरिस्डिक्शन भी है कि आपने उस सूट में जो भी रिलीफ सॉट किया है वो रिलीफ जो है ग्रांट कर सके, ऐसा जुरिस्डिक्शन भी जो है कोर्ट के पास में होना चाहिए जिसमें आपने प्रीवियस सूट जो है इंस्टीट्यूट किया था। अगर ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, क्या अगर सेक्शन 10 की ये सारी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है तो उस कंडीशन में वो जो आप सूट लाए हो उसके ऊपर, नया सूट जो लाए हो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्टे लग जाएगा, ठीक है, उस सूट के ऊपर लग जाएगा स्टे, आप हो जाओगे बेसिकली बार आप, और वो जो जिस भी कोर्ट में आपने वो सूट लाया है वो उसका ट्रायल नहीं करेगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब ये सारी कंडीशंस जो है फुलफिल हो जाती है तो जो कोर्ट है सब्सिक्वेंट सूट पर स्टे लगा देती है। वो स्टे कब तक लग जाएगा, स्टे तब तक लगेगा जब तक कि जो प्रीवियस सूट, जो पेंडिंग सूट है ना, उसका फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। अब मान लेते हैं फाइनल डिसीजन आ गया, ठीक है, फाइनल डिसीजन आ गया, अब पेंडिंग सूट में फाइनल डिसीजन आ गया तो वो कहाँ पे चला जाएगा, सेक्शन 11 में उसके ऊपर लग जाएगा रेस सब जुडिकेटा, ठीक है, क्या लग जाएगा, रेस सब जुडिकेटा। अब वो कैसे लगेगा वो हम देखेंगे सेक्शन 11 में, ठीक है। सब्सिक्वेंट सूट पे क्या लग जाएगा, रेस सब जुडिकेटा लग जाएगा, रेस जुडिकेटा लग जाएगा, सॉरी, रीजन बीइंग प्रीवियसली उसका फाइनल डिसीजन आ चुका है, ठीक है, स्टे लगा था जब तक उसका फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ, फाइनल डिस्पोजल हो गया, डिसीजन आ गया, अब वही फाइनली डिस्पोज्ड सूट को आप दोबारा से कोर्ट में ला रहे हो, ठीक है, आप फ्रेश सूट के नाम पर सेम
सूट विद इन द सेम कैपेसिटी बाय द सेम पार्टीज इंस्टीट्यूट कर रहे हो तो वो हो जाएगा रेस जुडिकेटा अंडर सेक्शन 11, ठीक है। यानी कि ऐसा सूट जो कि ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ है आप उसे दोबारा से नहीं ला सकते, ऐसे तो बार बार नया नया सूट आप लाते रहेंगे जब तक कि आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते। तो आप क्या करेंगे, उसकी एप्लीकेशन फाइल करेंगे, ठीक है। फिर लगती है एप्लीकेशन आगे जो हायर कोर्ट्स होती है उनमें, ठीक है। तो सोल्यूशन ये नहीं होता कि आप फ्रेश सूट ले आए, क्यों, क्योंकि उसका जो डिस्पोजल है, फाइनल डिस्पोजल वो ऑलरेडी हो चुका है, तो वो उस पर रेस जुडिकेटा लग गया है सेक्शन 11 में। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन लानी पड़ेगी, अपील करनी पड़ेगी, ठीक है। आप क्या करेंगे, हायर कोर्ट्स में उसकी अपील करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा सेक्शन 10। अगर इसकी सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो जो सूट है उस पर लग जाएगा स्टे टिल इट द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द पेंडिंग सूट। जैसे ही पेंडिंग सूट का फाइनल डिस्पोजल हो जाता है तो जो सब्सीक्वेंट सूट अप्लाई है उस पर अप्लाई हो जाता है रेस जुडिकेटा अंडर सेक्शन 11। तो ये सारी कंडीशंस जो है सेक्शन 10 की हमने याद रखनी है, ठीक है। सारी एसेंशियल कंडीशंस है सेक्शन 10 की। अब हम देखते हैं सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट्स रेस सब्जुडिस का ही एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ MH&NS वर्सेस सी परमेश्वरा AIR 2005, ठीक है। 2005 का ये सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें क्या चीज़ कही गई थी कि भाई जो सेक्शन 10 है ना, यानी हमारा स्टे ऑफ सूट्स, ये किन पर अप्लाई होगा, ये सिर्फ ऐसे मैटर्स पर ही अप्लाई होगा जिनमें जो दोनों सूट्स हैं, दोनों कौन से सूट्स, प्रीवियस सूट या फिर पेंडिंग सूट और सब्सीक्वेंट सूट। तो पेंडिंग सूट और सब्सीक्वेंट सूट यहाँ पर सेम है, सिर्फ उन्हीं मैटर्स में हमारा जो सेक्शन 10 है वो अप्लाई हुआ है, ये कह रहा है ये केस, ठीक है। जिनमें जो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, जो दोनों सूट्स में पेंडिंग और सब्सीक्वेंट सूट में जो सब्जेक्ट मैटर है बेसिकली वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी हमारा सेक्शन 10 जो है स्टे ऑफ सूट्स उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। ये कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ MH&NS वर्सेस सी परमेश्वरा AIR 2005 का केस, ठीक है। इसमें ये चीज़ हेल्ड करी गई थी। लास्ट इससे पहले सेक्शन 9 में हमने जो केस देखा था वो भी हमें ध्यान रखना है, एटलीस्ट एक केस ही हमने देखा था, उसमें भी तो एक एक केस हम उनके जो भी सेक्शंस हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं उनके देखते चलेंगे, ठीक है। उसमें हमने देखा था श्रवण कुमार वाला केस, और इसमें हम देख रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ MH&NS वर्सेस सी परमेश्वरा AIR 2005 का केस, जिसके फैक्ट्स मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा सेक्शन 10 के बाद दैट इज सेक्शन 11, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन माना जा सकता है। सेक्शन 11 क्या है, रेस जुडिकेटा के बारे में। रेस जुडिकेटा हिंदी में क्या लिखा हुआ है, पूर्वी न्याय, ठीक है। हिंदी में रेस जुडिकेटा को हम क्या कहते हैं, सेक्शन 11 पूर्वी न्याय। अब अगर हम ध्यान दें तो ये जो पूर्वी न्याय है इसमें 2 वर्ड्स है, ठीक है। पूर्वी न्याय, पूर्वी मतलब प्रीवियस, ठीक है, न्याय मतलब जस्टिस। तो बेसिकली अगर हम इसके टाइटल को समझने की कोशिश करें तो ये कह रहा है कि भाई जो जस्टिस है वो ऑलरेडी सर्व्ड है, जस्टिस जो है वो ऑलरेडी सर्व्ड है, प्रीवियसली ही जस्टिस जो है वो सर्व हो चुका था, यानी कि जो सूट है वो ऑलरेडी फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ था, उसके ऊपर जो है फाइनल डिसीजन आ चुका है। तो ऐसे सूट के बारे में हमारा सेक्शन 11 बात कर रहा है जिसका जो फाइनल डिस्पोजल है वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। इसीलिए इसका टाइटल क्या कह रहा है, पूर्वी न्याय, कि भाई प्रीवियसली जो जस्टिस है वो पहले ही हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम की जो लेटिन मैक्सिम इसका लिखा हुआ है रेस जुडिकेटा, इसका अगर हम अंडरस्टैंडिंग बनाए, इस लेटिन मैक्सिम को अगर हम समझें तो इस लेटिन मैक्सिम का मतलब क्या है, 2 वर्ड्स अगेन यहाँ पे भी, रेस और जुडिकेटा, ठीक है। तो जो वर्ड है रेस जुडिकेटा, इसका अर्थ है, सबसे पहले हमारे पास में वर्ड है रेस, जिसका मतलब क्या होता है, मैटर, एंड जुडिकेटा मीन्स ऑलरेडी डिसाइडेड, ठीक है। पूर्वी न्याय में भी हमने ये समझा था कि भाई प्रीवियसली आपको जस्टिस जो है वो सर्व हो चुका है, और रेस जुडिकेटा का मतलब इसमें भी हम डिवाइड करेंगे वर्ड्स को, पहला क्या है, ठीक है। तो रेस जुडिकेटा में जो फर्स्ट वर्ड है रेस, इसका मतलब होता है मैटर, एंड जुडिकेटा मीन्स ऑलरेडी डिसाइडेड। तो ऐसा मैटर जो कि पहले ही डिसाइड हो चुका है, ठीक है, जिसका जो डिसीजन है वो पहले ही आ चुका है, उसके ऊपर जो फाइनल डिसीजन है, फिर फाइनल उसका जो डिस्पोजल है वो ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे मैटर की हम बात करते हैं सेक्शन 11 में, ठीक है। तो मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड, रेस मीन्स मैटर, जुडिकेटा मीन्स ऑलरेडी डिसाइडेड, दस द वर्ड रेस जुडिकेटा मीन्स समथिंग दैट हैज बीन डिसाइडेड ऑलरेडी, ठीक है, या फिर हम लोग कह ले ऑलरेडी डिसाइडेड थिंग। अब रेस जुडिकेटा के अंदर अगर हम चाहें तो सेक्शन 11 में क्या है, एक तो हमारे पास में जनरल प्रोविजन आएगा, साथ में सेक्शन 11 में है 8 एक्सप्लेनेशंस, और 8 की 8 एक्सप्लेनेशंस जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, हर जो एक्सप्लेनेशन से हमें समझना है। अभी इसमें जनरल प्रोविजन पे आने से पहले एक वर्ड है फॉर्मर सूट,
ठीक है, जो कि जनरल प्रोविजन में यूज होगा। और उस वर्ड यानी कि फॉर्मर सूट, ये जो वर्ड है इसे एक्सप्लेनेशन फर्स्ट के अंदर ही सेक्शन 11 की फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में डिफाइन कर रखा है। तो पहले जनरल प्रोविजन पे आने से पहले हम इस वर्ड को ही समझ लेंगे, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 11। ठीक है, क्या है वर्ड? फॉर्मर सूट। ठीक है, तो जो वर्ड है फॉर्मर सूट, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती वाद। ठीक है, पूर्ववर्ती वाद, और इसे डिफाइन किया है सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशन 1 में। अब पूर्ववर्ती वाद या फिर फॉर्मर सूट, इसका मतलब क्या होता है? एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में कि भाई 2 सूट्स हैं। पहला सूट जो है वो हम लाए हैं 12 तारीख को 12/8/2023, 8वें महीने में 2023। ठीक है, दूसरा सूट कब लाए? सेम सूट है। ठीक है, दूसरा सूट या फिर सब्सिक्वेंट सूट कब फाइल किया गया? 10/12/2023 को। ठीक है, अब भले ही हमने सब्सिक्वेंट सूट जो है वो बाद में फाइल किया था। ठीक है, सब्सिक्वेंट सूट लेटेस्ट सूट है। ठीक है, लेटेस्ट सूट जो है वो ये वाला है 10/12/2023 वाला। लेकिन अब जो डिसीजन जो है ये पहले इंस्टीट्यूट हुआ था, ये बाद में इंस्टीट्यूट हुआ था। डिसीजन पहले किसका आना चाहिए था? इसका। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतने टाइम से पेंडिंग पड़ा है, तो डिसीजन ऑब्वियसली इसी का पहले आएगा कि भाई सारी प्रोसीडिंग्स हो रही चाहिए। तो मतलब डिसीजन आना इसका पहले चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि डिसीजन मान लेते हैं उसका पहले आ गया। ठीक है, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट तो ये कौन सा है हमारा? ये। पर डिसीजन पहले किस पे आ गया? उस पर। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मर सूट कौन सा कहलाएगा? वो सूट जो कि भले ही पहले इंस्टीट्यूट हुआ हो ना हुआ। ठीक है, ये सूट पहले इंस्टीट्यूट हुआ था, पर क्या इसका डिसीजन पहले आया? नहीं। तो वो सूट जो भले पहले इंस्टीट्यूट हुआ था, नहीं हुआ था, लेकिन जिसका डिसीजन पहले आ गया। ठीक है, जिस सूट का डिस्पोजल पहले हो गया, जिस सूट पर डिसीजन, जिस मैटर पर डिसीजन पहले आ गया, वो सूट कहलाएगा फॉर्मर सूट। ठीक है, भले ही आपने उसे इंस्टीट्यूट पहले किया हो, नहीं हुआ हो, लेकिन अगर उसका डिसीजन पहले आ जाता है तो वो फॉर्मर सूट कहलाता है, ना कि वो सूट जो पहले ही इंस्टीट्यूट किया कर दिया गया। इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट राइज होती है लोगों के माइंड में कि भाई फॉर्मर सूट मतलब वो सूट, जनरली ये समझा जाता है कि फॉर्मर सूट मतलब वो सूट जो कि पहले इंस्टीट्यूट हुआ, पर फॉर्मर सूट मतलब ये नहीं है कि जो कि पहले इंस्टीट्यूट हुआ। फॉर्मर सूट मतलब ये है कि जिसका डिसीजन पहले आया। और यही समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन 1 में इस वर्ड को फॉर्मर सूट की अलग से एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ताकि लोग इसे मिसअंडरस्टैंड ना कर सकें। ठीक है, और फॉर्मर सूट को डिफाइन किया है। ठीक है, तो उस एक्सप्लेनेशन 1 में क्या कहा है कि भाई द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट, जो एक्सप्रेशन है फॉर्मर सूट, शैल डिनोट अ सूट विच हैज बीन डिसाइडेड प्रायर टू अ सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट वाज इंस्टीट्यूटेड प्रायर देयरटू। पूर्ववर्ती वाद पद ऐसे वाद का द्योतक है जो प्रश्नगत वाद के पूर्व, यानी कि जो सूट है इन क्वेश्चन उससे पूर्व ही विनिश्चित किया जा चुका है। ठीक है, उस पर पहले ही डिसीजन आ चुका है, चाहे वो उससे पहले संस्थित किया गया हो या नहीं, पर डिसीजन जो है उसका पहले आ गया। ये है हमारा फॉर्मर सूट। अब इसका यूज जनरल प्रोविजन में भी हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हमने जनरल एक्सप्लेनेशन फर्स्ट को पहले ही पढ़ लिया। चाहे तो हम जनरल प्रोविजन को भी पहले पढ़ सकते हैं, पर क्योंकि उसमें इस वर्ड का यूज है इसलिए हमने इसको पहले ही देख लिया। तो एक्सप्लेनेशन 1 हमारी क्लियर हो गई। फॉर्मर सूट क्या होता है हमें समझ में आ गया कि भाई जो कि पहले ही डिसाइड हो चुका है, भले वो इंस्टीट्यूट पहले नहीं हुआ था। ठीक है, विच हैज़ बीन डिसाइडेड प्रायर वेदर और नॉट इट वॉज इंस्टीट्यूटेड प्रायर देयरटू। अब हम जनरल प्रोविजन पे आते हैं सेक्शन 11 के रेस्टडी केटा के। तो इस लेक्चर में हम लोग जो लास्ट टॉपिक कवर करेंगे वो है सेक्शन 11 का जनरल प्रोविजन। अब जनरल प्रोविजन क्या कह रहे हैं कि कोर्ट जो है किसी भी ऐसे सूट का ट्रायल नहीं करेगा। कोर्ट जो है किसी भी ऐसे सूट का ट्रायल नहीं करेगा। कैसे सूट का? जिसमें जो मैटर इन इशू है वही सेम चीज़ सेक्शन 10 में भी हम मैटर इन इशू की बात कर रहे थे, सेम था, यहाँ पर भी सेम है। वहाँ पर क्या था? पेंडिंग सूट में सेम था, यहाँ पर क्या है? फॉर्मर सूट में सेम है। फॉर्मर सूट यानी जिसका डिसीजन पहले ही आ चुका है, आपने जो मैटर इन इशू सब्सिक्वेंट सूट में फाइल किया है वो ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर है। ठीक है, वो क्या है? ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर है। फॉर्मर सूट में मैटर इन इशू आपका सेम था, बिटवीन सेम पार्टीज था, सेम टाइटल में था, एंड इट वाज फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड एज वेल। तो डिफरेंस क्या है सेक्शन 10-11 में? उसमें पेंडिंग सूट था, यहाँ पर फॉर्मर सूट है। ठीक है, बाकी सब सेम है, मैटर इन इशू सेम है, पार्टी सेम है, टाइटल सेम टाइटल में लिटिगेट कर रही हैं, बट वहाँ पर मैटर जो था वो पेंडिंग था, यहाँ पर मैटर जो है वो डिसाइडेड है। ठीक है, तो सूट क्या है यहाँ पर? हमारा फॉर्मर सूट है। तो ऐसे किसी भी सूट का ट्रायल, अब हमने क्या चीज़ कही थी कि भाई सेक्शन 2 में जो पेंडिंग सूट, सॉरी जो सब्सिक्वेंट सूट है,
ठीक है, पेंडिंग सूट और जो सब्सिक्वेंट सूट था, तो जो सब्सिक्वेंट सूट है उस पर स्टे लग रहा था जब तक पेंडिंग डिसीजन का फाइनल डिस्पोजल नहीं हो रहा था। और हमने क्या कहा था कि जैसे ही पेंडिंग सूट का फाइनल डिस्पोजल हो जाएगा उस पर क्या लग जाएगा, सेक्शन 11 यानी रेस्ट जुडिकेटा लग जाएगा। अब वो क्यों लग रहा था, वो इसीलिए लग रहा था क्योंकि वो जो पेंडिंग सूट था वो पेंडिंग न रह के क्या बन गया, फॉर्मर बन गया। और सेक्शन 11 यही कहता है कि अगर कोई फॉर्मर सूट है और आपका जो सब्सिक्वेंट सूट है उसमें मैटर इन इशू भी सेम है, सेम पार्टीज के बीच में है, सेम टाइटल में, वही सेक्शन 10 की सारी बातें, पर सूट अब पेंडिंग न रह के फॉर्मर बन चुका है, यानी कि उस पर डिसीजन पहले ही आ चुका है, तो कोई भी कोर्ट उसका जो है ट्रायल नहीं करेगी। ठीक है, कोर्ट ऐसे किसी फॉर्मर सूट का ट्रायल नहीं करेगी जो बिटवीन सेम पार्टीज था, मैटर इन इशू सेम है, सेम टाइटल में था, एंड इट हैज़ बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। ये कह रहा है सेक्शन 11 का जनरल प्रोविजन। इसीलिए हमने सेक्शन 10 यानी कि रेस्ट सब जुडिस में ये बात कही थी कि जहाँ पर सब्सिक्वेंट सूट को स्टे लगाया, पेंडिंग सूट का फाइनल डिस्पोजल हुआ, वैसे ही सब्सिक्वेंट सूट पे क्या लग जाएगा, रेस्ट जुडिकेटा लग जाएगा, यानी सेक्शन 11 लग जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया है, 9, 10, 11 का जनरल प्रोविजन और एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट जो है सेक्शन 11 की वो भी हमने समझ ली, जो किस वर्ड को एक्सप्लेन करती है, फॉर्मर सूट को। और इसीलिए ताकि जनरल प्रोविजन हम आसानी से समझ जाए, इसीलिए हमने एक्सप्लेनेशन 1 में इस फॉर्मर सूट शब्द का मतलब जो है वो पहले समझा, ना कि जनरल प्रोविजन पहले समझा, क्योंकि जब हमने उसको फॉर्मर सूट वर्ड को समझ लिया तो हमें जनरल प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग क्या हो गई, ईजी हो गई। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 11 जो है इसका जनरल प्रोविजन और एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कंप्लीट होता है, साथ ही सेक्शन 9 और 10 भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शन 11 को ही कंटिन्यू करेंगे, 9, 10 का थोड़ा बहुत रिविजन कर लेंगे क्विक सा, और फर्दर हमारा पार्ट फर्स्ट ही अभी तो कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद।